डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बजट से पहले उत्तराखंड सरकार ले रही है लोगों से सुझाव। सीएम धामी ने आगामी बजट पर की जनता से राय शुमारी। बुद्धिजीवी वर्ग और स्टेक होल्डर्स के साथ की बैठक। उत्तराखंड में 2 लाख से ज्यादा छात्र देंगे बोर्ड की परीक्षा। परीक्षा नकल रोकने के लिए 3 स्तरों पर सचल दल गठित। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 10-11 मार्च तक और 12वीं की परीक्षाएं 10 अप्रैल तक होंगी संचालित। नई टिहरी जिला न्यायालय में बम होने की सूचना से मचा हड़कंप। पुलिस टीम अलर्ट, खंगाला पूरा कोर्ट। चारधाम यात्रा में ऑनलाइन पंजीकरण अब लगेगा शुल्क। होटल संचालकों की मांग पर लिया गया शुल्क का निर्णय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 मार्च को हरिद्वार में सरकार और संगठन बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। 7 मार्च को हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने इन 4 सालों में जो कार्य किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य ने जो प्रगति की है, इसकी विस्तृत प्रदर्शनी और योजनाओं का जिक्र होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई नई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पिछले 4 सालों में सरकार के द्वारा जो अनेक विकास के काम किए गए हैं, जन कल्याण के काम किए गए हैं और हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो, हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, पूर्व सैनिक हों, किसान भाई हों, सबके लिए अलग अलग योजनाएं राज्य के अंदर की गई हैं और हर एक जनपद जहाँ जिसकी संभावनाएं हैं उसके अनुसार सरकार ने योजनाओं को आगे बढ़ाया है और आगे अभी 1 साल चूँकि चुनाव तक का अभी शेष है, अगले 1 साल की योजना उस पर काम होना है और अगले 5 सालों की योजना पर काम होना है। तो उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें प्रदेश भर के लोग सम्मिलित होंगे और आगे की और रूपरेखा बनाई जाएगी। उत्तराखंड का आगामी बजट सत्र मार्च महीने में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए बजट पूर्व लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर और चंपावत में बजट पूर्व सुझाव के लिए लोगों के साथ बैठक की है। अब पौड़ी में भी इस तरह का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद प्रदेश में विभिन्न जिलों में और राज्य स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और स्टेक होल्डर्स के साथ बजट पूर्व बैठकें की जा रही हैं ताकि उनसे सुझाव लिए जा सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बजट को मार्गदर्शन मानते हुए प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। धामी ने कहा कि बजट में प्रदेश के विकास और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने सुझाव दें ताकि बजट में उनका ध्यान रखा जा सके। अभी हमारा सामान्य जो बजट है, बजट को तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसमें लोगों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य भर के अलग अलग वर्गों के लोग हैं, उन सभी के साथ एक बजट पूर्व संवाद अभी हमने चंपावत बनबसा में किया था। दूसरा संवाद हम पौड़ी में करने वाले हैं और जो लोगों के सुझाव हैं उसके आधार पर हमारा बजट सभी के लिए एक सर्वस्पर्शी बजट बने और भारत सरकार का जो सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ है वो हमारे लिए एक दिशा होती है, उसी दिशा के अनुरूप हम लोग काम करें। भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून में दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से पदाधिकारी पहुंचे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद और क्षेत्रीय प्रभारी प्रशिक्षण महाअभियान अमरपाल मौर्य, साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम को लेकर बताया कि पार्टी द्वारा लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून में दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से पदाधिकारी पहुंचे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद और क्षेत्रीय प्रभारी प्रशिक्षण महाअभियान अमरपाल मौर्य, साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की। कार्यक्रमों के साथ संवाद हमारी कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है और उसको और प्रभावी बनाने के लिए आज बड़े प्रदेश भर के कार्यकर्ता हमारे यहाँ आए और बड़े विषम परिस्थितियों में लगातार जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, उन सब पर हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। उनके माध्यम से हमको फीडबैक मिलता है कि और हमको कौन से निर्णय लेने चाहिए, किस प्रकार से मशीनरी काम कर रही है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कार्यकर्ताओं की राय आती है उसके अनुरूप काम करने में और अच्छा होता है। हरिद्वार के श्यामपुर स्थित आर्यनगर क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। जन चौपाल में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से संवाद किया। कार्यक्रम में कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि कुछ के लिए अधिकारियों को निर्देश देकर उन्हें बताया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत 17 दिसंबर को हुई थी। 45 दिन के लक्ष्य के साथ ही इस कार्यक्रम में 5 लाख से भी अधिक लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। लोगों के बढ़ते रुझान के चलते इसे 20 दिन के लिए आगे और बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें लगातार बैठक की जा रही है, जिसके तहत होटल व्यवसायी एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन के साथ अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ भी बैठक कर तैयारी का जायजा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी 2027 में हरिद्वार कुंभ का आयोजन होना है, जिसको लेकर उनके द्वारा बैठक की गई है और कुंभ को दिव्य भव्य बनाने के लिए जल्द ही हरिद्वार में बैठक का आयोजन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। जन चौपाल इसके माध्यम से सभी के बीच में आकर सभी हमारे इस सीमांत क्षेत्र श्यामपुर के और पूरे हरिद्वार जनपद के अनेक लोगों के, अनेक किसान भाइयों के अनेक आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए, उनकी सुनवाई हुई और सभी में जो तत्काल जिनका समाधान हो सकता था उनका यहाँ पर समाधान किया गया है और जो मध्यकालिक दीर्घकालिक जरूरतें हैं या समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित कर दिया गया है। और ये जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये हमारा कार्यक्रम 17 दिसंबर से प्रारंभ हुआ और इसका हेतु था कि सरकार जनता के बीच में पहुंचे। दूर दराज के क्षेत्रों में हमारी गरीब जनता को, सीमांत क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को अपने जिला मुख्यालय आने में या अन्य कार्यालयों में आने में बहुत समय लग जाता था, बहुत उनके संसाधन लग जाते थे, समय की भी बर्बादी होती थी, अनावश्यक रूप से उनको अनेक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसलिए हमने 17 दिसंबर से 2025 से जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये शिविरों का आयोजन किया और इसमें अभी तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, प्रतिभाग किया है, अनेक समस्याओं का समाधान हुआ है, अनेक पर काम चल रहा है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए राज्य, मंडल और जिला स्तर पर सचल दल गठित किए गए हैं। 1261 केंद्रों पर 2 लाख से अधिक छात्र परीक्षा देंगे, जिनमें 156 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील केंद्र हैं। उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के संस्थागत एवं व्यक्तिगत आवेदन पत्रों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया गया है। उत्तर
पुस्तिकाओं के संकलन के लिए 39 केंद्र और मूल्यांकन के लिए 29 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 16 केंद्र गढ़वाल और 13 केंद्र कुमाऊं मंडल में है। हर मूल्यांकन केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की जाएगी। देश के साथ साथ विदेशों के 26 देशों में भी यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 46 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 11 मार्च तक और 12वीं की परीक्षाएं 10 अप्रैल 2026 तक संचालित होंगी। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार केंद्रों पर सुरक्षा, गोपनीयता और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। देहरादून की बात करें तो यहाँ सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए कुल करीब 85 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार जिले में कक्षा 10वीं के लिए करीब 21,500 छात्र परीक्षा देंगे, जबकि कक्षा 12वीं में करीब 20,200 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बड़ी संख्या को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त कक्ष, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। देहरादून रीजन का दायरा भी व्यापक है। इसमें उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 8 जिले भी शामिल हैं। इसमें यह है कि हम जैसे पहले अप्रैल से हम लोग करते थे, लेकिन अभी हमने सभी जितने एससीज हमारे हैं, एक्शंस हैं, सबको हमने आदेश दे दिए हैं कि आप अप्रैल का वेट ना करें। आप अभी से इसके जो पर्टिकुलर चारधाम यात्रा से रिलेटेड जो हमारी रोड्स हैं उसे पैच रिपेयर का काम शुरू कर दें। और हम लोगों ने वर्ष 26-27 के जो हमारे नवीनीकरण के प्रस्ताव होने हैं वो भी हमने मंगा लिए हैं। हम चाह रहे हैं कि किस तरह से 28 फरवरी तक हम सब सारे सैंक्शन कर दें और 28 फरवरी सैंक्शन करने के बाद मार्च में ही टेंडर करा के इसका काम शुरू करवा दें। उत्तरकाशी और नैनीताल के बाद टिहरी जिला न्यायालय के आधिकारिक ईमेल पर बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस और एलआईयू की टीम न्यायालय पहुंची और हर कोना खंगाला गया। प्राथमिक जांच में कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे पुलिस और कोर्ट न्यायविदों के साथ ही वकीलों ने राहत की सांस ली है। अभी भी पुलिस जांच में जुटी हुई है। नई टिहरी जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा और सीओ टिहरी महेश लखेड़ा ने बताया कि कोर्ट में बम रखने की मेल आई थी, जिससे पूरे कोर्ट परिसर को देखा गया। कहीं कुछ नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने कहा हम नजर बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी जिला न्यायालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भी सोमवार को कोर्ट में बम और आरडीएक्स की सूचना के बाद परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे परिसर को खाली कराकर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए बम निरोधक दस्ता, एसटीएफ और खुफिया एजेंसी भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि खबर लिखे जाने तक परिसर में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। इस संबंध में पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार सोमवार सुबह जिला न्यायालय की ईमेल आईडी पर एक धमकी भरा मेल आया। उसमें लिखा था कि कोर्ट परिसर में करीब 12 किलो आरडीएक्स बम लगाया गया है। इस पर कोर्ट में डर के साथ ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोर्ट की ओर से तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद एएसपी कमलेश उपाध्यक्ष मय फोर्स मौके पर पहुंची। उन्होंने कोर्ट परिसर को खाली करवाया। साथ ही कोर्ट रोड पर भी वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया। गदरपुर में लगभग 8 महीनों से बनकर तैयार परिवहन विभाग का नया बस स्टैंड आज भी उद्घाटन के इंतजार में बंद पड़ा है। करोड़ों रुपए की लागत से बने आधुनिक बस स्टेशन का संचालन शुरू न होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने तमाम सुविधाओं से लैस भवन को तैयार कर दिया, लेकिन बसों का संचालन अब तक शुरू नहीं हो पाया है। नतीजा ये है कि यात्रियों को आज भी सड़क किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है, जिससे उन्हें धूप, बारिश और ठंड में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। गदरपुर का नया बस स्टेशन उद्घाटन के अभाव में शोपीस बनकर रह गया है। बस स्टेशन परिसर में अब घास उगने लगी है और अंदर लगी लाखों रुपए की मशीनरी उपयोग न होने के कारण खराब होने की कगार पर पहुंच रही है। यात्रियों का कहना है कि बस स्टेशन शुरू होने से उन्हें बैठने की सुविधा, साफ सफाई, शौचालय और सुरक्षित यात्रा जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं स्थानीय व्यापारियों का भी मानना है कि बस स्टेशन चालू होने से व्यापार पर सकारात्मक असर पड़ेगा। अब बड़ा सवाल यही है कि जब बस स्टेशन पूरी तरह तैयार है तो फिर इसके उद्घाटन में देरी क्यों हो रही है।
उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं के निखरने के लिए अब नई पहल की तैयारी है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को खेलों को समर्पित स्पोर्ट्स स्कूल खोलने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि छोटी उम्र से ही बच्चों को प्रोफेशनल प्रशिक्षण मिल सके। इसके साथ ही एक जनपद एक खेल योजना को आगे बढ़ाने और फिट उत्तराखंड ऐप के जरिए खिलाड़ियों को ऑनलाइन कोचिंग देने की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस बैठक में हमारे 2027 में जो नेशनल गेम होने वाले हैं, 2030 में जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, 2036 में जो हमारे ओलंपिक होने वाले हैं, उसके तैयारियों के निमित्त किस प्रकार से विभाग अपने स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे हम और एक्सेलेंसी की ओर ले जाएं, उसमें हम क्या-क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं या हमें करना चाहिए, या जो हमारा गैप है उसे हमें कैसे फुलफिल करना चाहिए, उसको लेके आज चर्चा हुई है, जिसमें कुछ निर्णय जो है आज मेरी ओर से विभाग को दिए गए हैं, जिसमें हमने ये अपेक्षा करी है कि हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट पे काम करें, जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स में हमारे 13 जनपदों में 13 स्पोर्ट्स जहाँ जो बहुत अधिक प्रचलन में है और जो IOA का भी जो हिस्सा हो, तो हम लोग उस स्पोर्ट्स को जो है हम लोग बढ़ाने का काम करें, ये निर्देश दिए हैं। टिहरी के नगर पंचायत चमियाला में संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह दिनेश सेमवाल, युवा भारत साधु समाज के मोहित जोशी व सहकार भारती की राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य अवंतिका भंडारी ने समाज को संगठित व जागरूक करने का आह्वान किया। सेवक संघ जिसको 100 वर्ष पूरे हो गए और 101 वर्ष में प्रवेश किया है, इसलिए शताब्दी वर्ष के हमारे 7 कार्यक्रम हैं। लेकिन संघ जब प्रारंभ हुआ था और उससे पूर्व की स्थिति हमारे अगर ध्यान में आएगी और उसका चिंतन डॉक्टर हेडगेवार जी ने किया था, यह हिंदू समाज जो आत्मविस्मृत है, आत्मकेंद्रित है, अनुशासन का अभाव है और संगठन का अभाव है, इन बातों को लेकर के और एक हिंदुत्व का जो गौरव है, वो हिंदुत्व कहने में भी, हिंदू कहने में भी गर्व की अनुभूति नहीं करता है, लज्जा की अनुभूति उसे होती है। ऐसे बातों को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में संघ की स्थापना की और लक्ष्य रखा कि यह हिंदू समाज और इस हिंदू समाज को संगठित कर संगठित शक्ति के आधार पर और यह राष्ट्र पुनः ऐसे परम वैभव के शिखर पर पहुंचेगा, इसके लिए यह लक्ष्य था। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हिंदू उसकी पद्धति है, शाखा पद्धति, इसके द्वारा निरंतर गतिमान रहते हुए और आज समाज के अंदर जो हिंदू कहने में लज्जा की अनुभूति करता था, आज वह गौरव के साथ, गर्व के साथ हिंदू कह रहा है। देहरादून में स्मार्ट प्रशासन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सदैव दून के अंतर्गत विकसित सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के प्रभावी उपयोग हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। परेड ग्राउंड स्थित दून लाइब्रेरी सभागार में आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी तीर्थपाल सिंह ने की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। चारधाम यात्रा को लेकर लोक निर्माण विभाग ने भी कमर कसने का काम शुरू कर दिया है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता और विभागाध्यक्ष राजेश चंद्र शर्मा का कहना है कि सभी यात्रा मार्ग को समय से दुरुस्त करने के आदेश तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं। वहीं जो काम अप्रैल माह से होने हैं, उनकी रिपोर्ट भी 28 फरवरी तक मांगी गई है, जिससे मार्च में टेंडर प्रक्रिया संपन्न कर समय से काम शुरू किया जा सके।
चारधाम यात्रा में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अब शुल्क लगेगा। ये निर्णय होटल संचालकों की मांग पर लिया गया है, क्योंकि कई यात्री ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद यात्रा में नहीं पहुंचते थे, जिससे होटल संचालकों को परेशानी होती थी। फर्जी पंजीकरण के कारण होटल में ठहरने वाले यात्रियों को पंजीकरण नहीं मिल पाता था। शुल्क की राशि तय करने के लिए अपर आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। ये व्यवस्था इसी सप्ताह से शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए लागू होगी। इस निर्णय से होटल संचालकों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उन्हें फर्जी पंजीकरण की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। शुल्क की राशि जल्द ही घोषित की जाएगी। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।